गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे बच्चों आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। क्या कर रहे हो सब लोग? पढ़ाई कर रहे हो? चलो अच्छी बात है। दोस्तों, जैसा कि अपन सब जानते हैं कि जय भारत ऑनलाइन क्लासेस ने अपना जो ऐप जारी कर दिया है और उसके ऊपर काफ़ी डिस्काउंट भी रखा है। तो दोस्तों, आपकी ही भारत एकेडमी है जिन्होंने ये ऐप लॉन्च किया है। तो आप सभी जानते हैं और अच्छे से वाकिफ भी हैं। तो आप सभी को जय भारत ऑनलाइन क्लासेस से जल्द जुड़ना है दोस्तों। ये सुनहरा मौका आपसे और आपके परिवार वालों से, आपके साथियों से, जान पहचान वालों से कहीं छूट न जाए। इसके लिए जितना जल्दी आप इस ऐप का फ़ायदा उठा सके, इस छूट का, इस डिस्काउंट का आनंद ले सके, उतना जल्दी लीजिए आप लोग। ठीक है बच्चों? चलो अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसा कि कल की क्लास के अंदर अपन ने देखा था बच्चों कि अपन ने महाराणा कुंभा की शुरुआत कर दी थी और महाराणा मोकल का शासनकाल पढ़ा था अपन ने। बच्चों, महाराणा मोकल का शासनकाल भी काफ़ी अच्छा शासनकाल था, जबकि वो बहुत कम उम्र में ही शासक बन गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका शासनकाल बहुत ही अच्छा शासनकाल रहा है। तो दोस्तों, महाराणा कॉपी के पन्ने पलट करके एक बार आप महाराणा मोकल पर पुनः चलिए। उनके बारे में अपने को 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखने हैं, तो एक बार आप उन फैक्ट्स को नोट कर लीजिए। वो भी एग्जाम की नज़र से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन वापस महाराणा कुंभा के ऊपर चर्चा करेंगे। तो जो पहला फैक्ट है उसको आप देखेंगे, महाराणा मोकल के अंदर लिखिएगा ये लाइन आप लोग। पहला फैक्ट देखेंगे दोस्तों आप कि महाराणा मोकल ने एकलिंग नाथ जी के मंदिर का परकोटा बनवाया। एकलिंग नाथ जी के मंदिर का परकोटा बनवाया। एकलिंग नाथ जी के मंदिर का परकोटा बनवाया। जैसा कि दोस्तों अपन जानते हैं, एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? बप्पा रावल ने करवाया है। ठीक है, तो बप्पा रावल ने एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन दोस्तों, इसके चारों ओर जो परकोटा बनवाया है, परकोटा का मतलब होता है चारों तरफ मजबूत दीवार। तो दोस्तों, ये जो चारों तरफ परकोटा बनवाया, इस परकोटे का निर्माण किसने करवाया है? इसका निर्माण महाराणा मोकल ने करवाया है। इसी के साथ साथ महाराणा मोकल ने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया बच्चों। वो क्या किया है कि महाराणा मोकल ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर एक मंदिर है, जिसकी जानकारी हम पहले ले चुके हैं बच्चों, कि त्रिभुवन नारायण का मंदिर है, जिसका निर्माण परमार शासक मुंज के भतीजे भोज ने करवाया था दोस्तों। करवाया था, ये जानकारी हम पहले पढ़ चुके हैं शुरुआत के अंदर। लेकिन फिर भी इस मंदिर, जो त्रिभुवन नारायण का मंदिर है, जिसे हम समिदेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं बच्चों, इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार करवाया है वो महाराणा मोकल ने करवाया। जीर्णोद्धार का मतलब होता है उसका पुनर्निर्माण, उसकी मरम्मत करवाना। तो वो जो करवाया वो किसने करवाया है? महाराणा मोकल ने करवाया। तभी से उस मंदिर को दोस्तों मोकल का मंदिर भी कहा जाता है। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको ये भी नोट करना है दोस्तों कि त्रिभुवन नारायण के मंदिर, त्रिभुवन नारायण, जिसे आप समिदेश्वर मंदिर भी कहते हैं, त्रिभुवन नारायण व समिदेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार महाराणा मोकल ने करवाया है। महाराणा मोकल ने करवाया। इसलिए दोस्तों यह मंदिर मोकल का मंदिर कहलाता है। यह मंदिर मोकल का मंदिर कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो जो त्रिभुवन नारायण का मंदिर है, समिदेश्वर मंदिर है, वो किसका मंदिर कहलाता है बच्चों? मोकल के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज भी हमको ध्यान में
रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो महाराणा मोकल के बारे में ये कुछ जरूरी फैक्ट्स है जिनकी जानकारी अवश्य रूप से हमें होनी चाहिए कि मोकल ने एकलिंगनाथ जी के मंदिर का परकोटा बनवाया और इन्होंने त्रिभुवन नारायण के मंदिर और समिधेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, जो कि मोकल का मंदिर कहलाता है। यहाँ तक आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों। अब देखो, अब अपन चलते हैं महाराणा कुंभा पर। अब हम चलते हैं महाराणा कुंभा पर। तो अगली हेडिंग डाल दीजिए दोस्तों आप, महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा का शासनकाल क्या है बच्चों? 1433 ईस्वी से लेकर 1468 ईस्वी तक उनका शासनकाल है। ठीक है, तो महाराणा कुंभा का शासन काल क्या है बच्चों? 1433 ईस्वी से लेकर 1468 ईस्वी तक इनका शासनकाल है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखेंगे आप लोग महाराणा कुंभा के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो महाराणा कुंभा के बारे में दोस्तों कल मैंने आप लोगों को बताया था कि महाराणा कुंभा के पिता का नाम क्या था? तो मोकल। माता का नाम क्या था? सौभाग्य देवी, जो कि परमार वंशीय रानी थी बच्चों। और उनकी पत्नी का नाम कुंभल मेरू, उनके पुत्र का नाम रायमल और उदा, उनके गुरु का नाम, उनके संगीत गुरु का नाम, ये सारी चर्चाएं दोस्तों हम कल कर चुके हैं। ठीक है, और दोस्तों महाराणा कुंभा के शासक बनते ही उनके सामने 3 प्रमुख समस्याएं आई थी, उनकी चर्चा भी हमने करी थी कि पहली समस्या, 2 प्रमुख समस्याएं थी लेकिन एक तीसरी समस्या भी हम गिनते हैं, क्योंकि दोस्तों उस समय राठौड़ों का बहुत ज्यादा प्रभाव होने की वजह से मेवाड़ के सरदारों में एकजुटता नहीं बची थी। इस वजह से हमारे मेवाड़ की स्थिति थोड़ी सी डगमगा रही थी। तो मेवाड़ की स्थिति को मजबूत करना और राज्य क्षेत्र को बढ़ाना, पहली एक समस्या तो ये थी। दूसरी समस्या ये थी कि जो पिता के हत्यारे हैं, चाचा व मेरा और महपा पंवार, मैंने बताया था तीनों कौन है दोस्तों, तो इन तीनों से अपने पिता की मौत का बदला लेना। और दोस्तों तीसरा जो प्रमुख कारण था वो ये था रणमल राठौड़ का दमन करना, कि रणमल राठौड़ का जब तक यहाँ से राठौड़ों का वर्चस्व जब तक मेवाड़ से खत्म नहीं होएगा तब तक मेवाड़ की एकजुटता को और संघर्ष, स्ट्रॉन्गनेस, उनकी मजबूती को वापस नहीं लाया जा सकता और तब तक मेवाड़ के राज्य क्षेत्र को भी नहीं बढ़ाया जा सकता था। तो दोस्तों इन 3 समस्याएं थी महाराणा कुंभा के सामने। अभी इन तीनों समस्याओं का महाराणा कुंभा कैसे निराकरण करेंगे, तो आओ देखते हैं अपन वो किस तरीके से निराकरण करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले महाराणा कुंभा की जो पहली समस्या है वो लेते हैं अपन। तो महाराणा कुंभा की आप पहली समस्या के लिए, पहली समस्या अपन पिता के हत्यारों से बदला लेने की शुरुआत करते हैं। तो आप हेडिंग डाल दीजिए, महाराणा कुंभा के द्वारा, महाराणा कुंभा द्वारा अपने पिता के हत्यारों से, अपने पिता के हत्यारों से बदला, अपने पिता के हत्यारों से बदला। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपके सामने महाराणा कुंभा द्वारा अपने पिता के हत्यारों से उनसे मौत का बदला लेना। तो ये बदला किस तरीके से लिया जाएगा देखना आप, महाराणा कुंभा द्वारा अपने पिता के हत्यारों से कैसे बदला लेंगे वो। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को कल एक बात बताई थी कि रणमल राठौड़ ने भरे दरबार के अंदर एक प्रतिज्ञा करी थी। किसने करी थी? रणमल राठौड़ ने करी थी। तो रणमल राठौड़ ने भरे दरबार के अंदर एक प्रतिज्ञा करी। क्या प्रतिज्ञा करी दोस्तों रणमल राठौड़ ने? तो आप सबसे पहले लिख लीजिए दोस्तों यहाँ पर, रणमल राठौड़ की प्रतिज्ञा, रणमल राठौड़ की प्रतिज्ञा। रणमल राठौड़ की प्रतिज्ञा क्या है बच्चों? आप जानते हैं रणमल राठौड़ की प्रतिज्ञा क्या है? जब तक मोकल के हत्यारों, जब तक मोकल के हत्यारों से अपने पिता, जब तक मोकल के हत्यारों से मौत का बदला नहीं ले लेता, मौत का बदला नहीं ले लेता, सर पर पगड़ी धारण नहीं करूंगा, सर पर पगड़ी धारण नहीं करूंगा।
धारण नहीं करूंगा। ये दोस्तों प्रतिज्ञा किसने करी है? रणमल राठौड़ ने करी है। ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ, देखना अच्छे से। जब रणमल राठौड़ ने ये प्रतिज्ञा करी कि मैं जब तक मोगल के हत्यारों को नहीं मार दूंगा तब तक मैं सर पर पगड़ी धारण नहीं करूंगा। और दोस्तों हत्यारे कौन है? ठीक है, कौन है दोस्तों? एक तो चाचा, देखना अच्छे से, चाचा व मेरा। एक तो कौन है? चाचा व मेरा, ठीक है बच्चों। और दूसरा कौन है? मेहपा पवार। कौन है दो हत्यारे? चाचा व मेरा, और दूसरा कौन है? मेहपा पवार, ठीक है। और इधर प्रतिज्ञा किसने करी है बच्चों? प्रतिज्ञा करी है आपके रणमल राठौड़ ने। प्रतिज्ञा किसने करी है? रणमल राठौड़ ने। अब दोस्तों ये बात कौन जानता है? ये बात महाराणा कुंभा जानता है। महाराणा कुंभा ने जैसे ये चीज देखी कि मामा जी ने, रणमल राठौड़ ने ये प्रतिज्ञा कर ली है, तो कुंभा जो है रणमल राठौड़ को बोलता है कि मामा जी आप बुजुर्ग हैं और आपको के सर पर पगड़ी ना हो ये चीज मुझे शोभा नहीं देती। यदि ऐसी बात है तो तुरंत अभी के अभी आप राघव देव के साथ जाइए, जो कि कुंभा का चाचा लगता था, राणा चुंडा का भाई था, तो कि राघव देव के साथ जाइए, सेना लेकर जाइए और अभी आप चाचा मेरा और मेहपा पवार का दमन करके आइए और सर के ऊपर पगड़ी धारण करिए। मतलब रणमल राठौड़ को आगे बढ़ाया कि आप जाकर के चाचा और मेरा की हत्या कर दीजिए, सेना के साथ जाइए, क्योंकि आप सर पर पगड़ी धारण नहीं करे ये शोभा नहीं देता। इस तरीके की बात कुंभा जो है किसको बोलता है? रणमल राठौड़ को बोलता है दोस्तों। और दोस्तों रणमल राठौड़ के साथ में अपने विश्वास पात्र व्यक्ति राघव देव को साथ में भेजता है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि रणमल राठौड़ ही इनके साथ मिलकर के मेवाड़ के ऊपर फिर से आक्रमण ना कर दे। तो अपने व्यक्तियों के साथ में रणमल राठौड़ को भेजता है। क्यों भेजता है दोस्तों वो रणमल राठौड़ को? रणमल राठौड़ को भेजने के पीछे ये कारण था कि महाराणा कुंभा की महत्वपूर्ण दो समस्याएं थी। एक तो रणमल राठौड़ का दमन करना, एक चाचा और मेरा को मारना। तो उसने रणमल राठौड़ को अपने आदमियों के साथ भेजा कि यदि इस युद्ध के अंदर रणमल राठौड़ हार जाते हैं और वो यदि इस युद्ध में मारे जाते हैं तो दूसरी समस्या अपने आप सोल्व हो जाएगी, रणमल राठौड़ का दमन नहीं करना पड़ेगा, रणमल राठौड़ अपने आप मारा जाएगा। और यदि इस समस्या के अंदर रणमल राठौड़ विजयी हो जाता है और चाचा और मेरा मारे जाते हैं तो पिता के हत्यारों से मौत का बदला लेने आ जाएगा। पहली समस्या अपने आप सोल्व हो जाएगी। होएगी कि नहीं होएगी? तो दोस्तों महाराणा कुंभा ने क्या किया? रणमल राठौड़ प्लस अपने ही एक विश्वास पात्र व्यक्ति राघव देव इनको कहां भेज दिया दोस्तों? रणमल राठौड़ प्लस आपके राघव देव जो थे एक विश्वास पात्र व्यक्ति राणा चुंडा के भाई, इनको भेज दिया जाता है कहां पर दोस्तों? इनके ऊपर आक्रमण करने के लिए। चाचा मेरा और मेहपा पवार उस समय दक्षिणी पहाड़ियों के अंदर छुपे हुए थे और उन पहाड़ियों के अंदर जाकर के भीलों के साथ मिलकर के इन्होंने एक संयुक्त सेना का तैयार कर रहे थे कि कैसे भी करके हम सब मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करेंगे, क्योंकि चाचा मेरा ने क्या है ना कि अपना काफी अच्छा वर्चस्व बढ़ा लिया था और भीलों के साथ संयुक्त होकर के वो मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर रणमल राठौड़ राघव देव सेना के साथ पहुंचते हैं और इनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं अचानक, और आक्रमण कर देते हैं। आक्रमण के अंदर क्या होता है कि चाचा और मेरा जो है मारे जाते हैं। इसमें चाचा और मेरा तो क्या हो जाते हैं दोस्तों? मारे जाते हैं इस युद्ध के अंदर। अब देखना दोस्तों इधर एक बहुत अच्छी चीज बताती हूं कि महाराणा कुंभा की बहुत अच्छी चीज है, इधर देखना आप लोग। महाराणा जो कुंभा है, महाराणा कुंभा के जो दोस्तों समकालीन एक शासक है, महाराणा कुंभा के समकालीन जो शासक है कहां पर दोस्तों? मालवा में। महाराणा कुंभा के समकालीन शासक है मालवा के अंदर महमूद खिलजी फर्स्ट। मालवा में कौन है? महमूद खिलजी प्रथम, महमूद खिलजी फर्स्ट। ये कहां पर है दोस्तों शासक? मालवा के अंदर है। क्या नाम है इनका? महमूद खिलजी प्रथम। तो दोस्तों क्या होता है
कि चाचा व मेरा तो इस युद्ध में मारे जाते हैं, लेकिन ये जो मेहपा पंवार होता है ना, ये मेहपा पंवार और इस चाचा का पुत्र दोनों ही भाग करके कहाँ चले जाते हैं, महमूद। वैसे तो शरण चाचा और मेरा को भी थी, इन सबको जो श्रेय मतलब सपोर्ट प्राप्त था ना, वो महमूद खिलजी का प्राप्त था, लेकिन चाचा और मेरा तो इसके अंदर मारे जाते हैं, लेकिन ये मेहपा पंवार जो है भाग कर कहाँ चला जाता है, अपनी जान बचा करके भाग कर मालवा चला जाता है। कहाँ चला जाता है बच्चों, मालवा चला जाता है। और मालवा जाकर के कहाँ पर शरण ले लेता है, ये मालवा चला जाता है और जाकर के महमूद खिलजी के पास में शरण ले लेता है। क्या ले लेता है, शरण ले लेता है। अब क्या होता है बच्चों, जब ये मालवा में जाकर के शरण ले लेता है, तो ये जो महाराणा कुंभा थे, महाराणा कुंभा को जब ये बात पता चलती है कि यार इस तरीके से महमूद खिलजी प्रथम ने मेहपा पंवार को शरण दे दी है, तो ये बात जान करके महाराणा कुंभा को अच्छा नहीं लगता दोस्तों। और महाराणा कुंभा क्या करते हैं, महमूद खिलजी को एक खत लिखते हैं और महमूद खिलजी को खत लिख करके कहते हैं कि भाई मेरे को तू एक काम कर, ये जो मेहपा पंवार है इसे लौटा दे, क्योंकि ये मेरे पिता का हत्यारा है। लेकिन दोस्तों जब ये बात महमूद खिलजी को पता चलती है, खत पढ़ता है महमूद खिलजी, तो महमूद खिलजी मना कर देता है। महमूद खिलजी कहता है कि मैं नहीं लौटाऊंगा, जो मेरी शरण में आया है मैं उसकी रक्षा करूंगा। मना कर देता साहब महमूद खिलजी लौटाने के लिए। और जब महमूद खिलजी मना कर देता है, तो ये जो महाराणा कुंभा है, ये महाराणा कुंभा क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, महमूद खिलजी के ऊपर वो आक्रमण कर देंगे, क्योंकि महमूद खिलजी ने क्या कर दिया है, शरण ले लेता है। कुंभा इस महमूद खिलजी को कहते हैं, खत लिखते हैं। क्या कहते हैं, खत लिखते हैं। खत लिखते क्या कहते हैं, मेहपा लौटा दो, मेहपा पंवार लौटा दो। परंतु ये महमूद खिलजी क्या करता है दोस्तों, मना कर देता है। अब महाराणा कुंभा शांत बैठेंगे क्या बच्चों, नहीं बैठेंगे। महाराणा कुंभा क्या करते हैं साहब, महमूद खिलजी के ऊपर घमासान युद्ध का ऐलान कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। तो दोस्तों अगली हेडिंग डालो, इसको एक बार फिर से समझ लो आप लोग चाहें तो, कि रणमल राठौड़ ने प्रतिज्ञा करी थी कि जब तक मैं मोक्कल के हत्यारों से मौत का बदला नहीं ले लेता हूं, तब तक मोक्कल के हत्यारों से मौत का बदला नहीं ले लेता, तब तक सर के ऊपर पगड़ी धारण नहीं करूंगा। और दोस्तों उस समय राजपूतों के लिए पगड़ी धारण करना आज भी है दोस्तों। पगड़ी हमारी मान मर्यादा और हमारे शान का प्रतीक मानी जाती है, हमारी प्रतिष्ठा का प्रतीक मानी जाती है। तो पगड़ी के ऊपर पगड़ी धारण नहीं करूंगा। तो महाराणा कुंभा जो है वो रणमल राठौड़ को कहते हैं कि भाई नहीं, आपको पगड़ी धारण करना बहुत जरूरी है। तो इस पगड़ी की बात से ऊपर उबसा करके रणमल राठौड़ राघव देव को चाचा व मेरा के साथ में, चाचा व मेरा के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेज दिया जाता है। और इसके अंदर चाचा व मेरा क्या होते हैं दोस्तों, मारे जाते हैं। और मेहपा पंवार जो है भाग करके कहाँ चला जाता है, महमूद खिलजी फर्स्ट के पास चला जाता है। और उस समय ये समकालीन शासक था, लेकिन महमूद खिलजी जो है इस मेहपा पंवार को शरण दे देता है और लौटाने से मना कर देता है। अब देखो दोस्तों कि अब महाराणा कुंभा क्या करेंगे। तो अगली हेडिंग डालो बच्चों, महाराणा कुंभा क्या करेंगे। लेकिन इसके लिए एक हेडिंग डाल दो आप लोग, सारंगपुर का युद्ध, जिसे मालवा विजय कहते हैं अपन। अगली हेडिंग डालेंगे आप, सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध जिसे दोस्तों अपन कहते हैं मालवा विजय। सारंगपुर का युद्ध जिसे अपन क्या कहते हैं, मालवा विजय कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मालवा विजय। सारंगपुर का युद्ध या मालवा विजय। ठीक है बच्चों, क्या हो गया, थोड़े उदास लग रहे हो, क्यों लग रहे हो दोस्तों, पढ़ाई करनी पड़ रही है दोस्तों। सफलता हासिल करने के लिए आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। बर्फ को पानी में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को आसमां से निकलने में वक्त लगता है। तू अपनी किस्मत को जोर लगा और आगे बढ़ता चल, क्योंकि जंग लगे किस्मत के दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। तू अपने संवरते हुए सपनों को बुनता चल, क्योंकि मन के मीत को संवरने में वक्त लगता है। और यदि बादल जो गरजे तो उसे बरसने में वक्त लगता है। तो दोस्तों हमें मेहनत तो लगातार करनी पड़ेगी, तभी हमें सफलता हासिल होगी, नहीं होगी। और दोस्तों आप जानते हैं कि सफलता हासिल होगी, अच्छी सरकारी नौकरी लगेगी, तभी तो अच्छी सी छोकरी भी मिलेगी।
ठीक है ना बच्चों। तो आइए अपन कंटिन्यू करते हैं इसको कि सारंगपुर का युद्ध और मालवा विजय ये क्या होती है दोस्तों। सारंगपुर का युद्ध क्या होता है, देखो आप कि अब महाराणा कुंभा को जब ये बात पता चलती कि महमूद खिलजी मेप्पा परमार को नहीं लौटाएगा, तो दोस्तों एक युद्ध होता है सारंगपुर का युद्ध। लेकिन इसके पहले युद्ध का कारण लिखेंगे आप। महाराणा कुंभा के मन में एक बात और थी, इस कारण ये युद्ध जरूरी हो रहा था। तो दोस्तों इसके दो प्रमुख कारण हमें इतिहास में मिलते हैं। पहला कारण क्या मिलता है कि दोस्तों उस समय मांडू के दिवंगत शासक होशंग शाह के पुत्र उमर खां को मांडू के दिवंगत शासक होशंग शाह के पुत्र उमर खां को सहायता प्रदान करना। मांडू के दिवंगत शासक होशंग शाह के पुत्र उमर खां को क्या प्रदान करना दोस्तों, सहायता प्रदान करना। पहला कारण तो ये था। इसके बाद दूसरा कारण क्या था बच्चों, तो दूसरा युद्ध का जो कारण है वो ये है महमूद खिलजी के द्वारा मेहपा परमार को शरण देना। ये दोनों ही चीजें महाराणा कुंभा को परेशान कर रही थी और इसीलिए महाराणा कुंभा ने दोस्तों क्या किया, महाराणा कुंभा ने आक्रमण कर दिया किसके ऊपर, मालवा के ऊपर, महमूद खिलजी फर्स्ट पर। तो अब देखेंगे दोस्तों ये युद्ध कैसे होता है। हमारे पास एक तरफ मेवाड़ में कौन है बच्चों, मेवाड़ में कौन है आपके पास में, मेवाड़ में है आपके पास में महाराणा कुंभा। ठीक है बच्चों। दूसरी तरफ देखेंगे आक्रमण करने जा रहे हैं महाराणा कुंभा, किसके ऊपर करने जा रहे हैं दोस्तों, आक्रमण करने जो जिसके ऊपर जा रहे हैं वो कहां पर है, मालवा में है। और कौन है, महमूद खिलजी प्रथम। ठीक है दोस्तों, ये आक्रमण होता है। इस आक्रमण के अंदर, ये आक्रमण कब होता है, सबसे पहली बात 1437 ईस्वी में युद्ध होता है। युद्ध कब होता है, 1437 ईस्वी में युद्ध होता है। और इस युद्ध को दोस्तों सारंगपुर का युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस युद्ध को सारंगपुर का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को कौन सा युद्ध कहा जाता है बच्चों, तो इस युद्ध को सारंगपुर का युद्ध कहा जाता है। सारंगपुर का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध के अंदर महाराणा कुंभा क्या हो जाते हैं दोस्तों, विजय। और इसमें महमूद खिलजी प्रथम क्या हो जाता है, महमूद खिलजी फर्स्ट क्या हो जाता है बच्चों, पराजित। महमूद खिलजी फर्स्ट क्या हो जाता है, पराजित। युद्ध कब हो रहा है, 1437 ईस्वी के अंदर। और यह जो युद्ध की विजय होती है, यह विजय मालवा विजय के नाम से जानी जाती है। यह विजय किस नाम से जानी जाती है बच्चों, यह विजय मालवा विजय के नाम से जानी जाती है। मालवा विजय के नाम से जानी जाती है। दोस्तों इस युद्ध के अंदर महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को बहुत बुरी तरीके से पीटा था दोस्तों, बहुत बुरी तरीके से पराजित किया था। महमूद खिलजी की बहुत बुरी हार होती है और महाराणा कुंभा इसमें विजय हो जाते हैं। यह युद्ध 1437 ईस्वी के अंदर होता है। यह युद्ध सारंगपुर का युद्ध भी कहलाता है। सारंगपुर का युद्ध कहलाता है और मालवा विजय भी कहलाता है। तो दोस्तों इस युद्ध में किसकी विजय हो रही है, महाराणा कुंभा की। दोस्तों जब कभी भी युद्ध होते थे,
मेवाड़ की धरती बहुत ही पावन धरती मानी जाती है और मेवाड़ के शासक जो हैं वो बहादुरी के साक्षी रहे हैं। मेवाड़ की वीरांगनाएं भी अपनी सच्चाई के लिए और अपनी मर्यादा के लिए साक्षी रही है। लेकिन दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा की विजयों के अंदर मेवाड़ के सिपाहियों का भी बड़ा ही योगदान रहा है, क्योंकि जब भी युद्ध होता था दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ महाराणा की वजह से युद्ध नहीं जीता जा सकता था, उसमें सैनिकों का बहुत ही बड़ा बलिदान होता था दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसे ही एक बात बताती हूँ मैं आपको कि एक बार क्या होता है कि जब एक मेवाड़ी सैनिक जब युद्ध लड़ने के लिए जा रहा होता है, महाराणा कुंभा या महाराणा प्रताप के समय जितने भी युद्ध हुए, सब युद्धों के अंदर मेवाड़ी सपूतों ने अपनी वीरता की खुशबू चारों ओर फैलाई है। तो मेवाड़ी सैनिक जब युद्ध करने के लिए जा रहा होता है तो उस समय उसकी पत्नी जो होती है वीरांगना घर पर, वो अपने पति को युद्ध क्षेत्र के लिए भेजती है। और जब एक पत्नी अपने पति को युद्ध लड़ने के लिए भेजती है तो उसके पास में बहुत ही बड़ा सीना होना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। तो वह पत्नी अपने पति को विजय तिलक लगाती है और भेजते समय अपने पति से क्या कहती है, जो सुनना अच्छे से आप। पत्नी बोलती है अपने पति से, विजय तिलक लगाती हूँ, विजय तिलक लगाती हूँ मैं जा रहे हो जो रणभूमि में, विजय तिलक लगाती हूँ मैं जा रहे हो जो रणभूमि में, केसरिया ध्वज को झुकने न देना, बाढ़ में ज्योति हूँ इस देहरी पर। पल भर भी हमको न सोचना, पल भर भी हमको न सोचना, चुन चुन करके तुम उनको नोचना, कर्ज माटी का चुका कर ही तुम अपनी नगरी को लौटना। वो अपने पति से कह रही है कि कर्ज का माटी चुकाने के बाद ही तुम अपनी नगरी में लौटना। सिंह के जैसी गर्जन हो, सिंह के जैसी गर्जन हो, दुश्मन अपने प्राण को रोए, सिंह के जैसी गर्जन हो, दुश्मन अपने प्राण को रोए, माटी की है सौगंध तुमको एक भी बच के जाने न पाए। इस तरीके से कहती है, वो कहती है, एक पड़ो तुम सौ पर भारी, एक पड़ो तुम सौ पर पारी, सौ पर भारी दुश्मन गले जब उतरे कटारी, ये अवसर सबको नहीं मिलता, तब उतरे है माटी की उधारी, तब चुके हैं माटी की उधारी। माटी की उधारी हम ऐसे ही नहीं चुका सकते हैं। वो वीरांगना अपने पति से क्या कहती है, सुनना अच्छे से। अपने पति से कहती है, तलवारों की खनक सुना दो, भालों की तुम प्यास बुझा दो, रक्त की तुम नदियां बहा दो, जय मेवाड़ी जय घोष करा दो। अपने पति से कह रही है वो कि तुम चाहे खून की नदियां बहा दो, लेकिन जय मेवाड़ का नारा लगा दो। दोस्तों, जब अपनी पत्नी के मुंह से इतनी बहादुरी की बातें वो पति सुनता है सैनिक, तो वो सैनिक क्या कहता है, अपने राणा के सम्मान के अंदर वो सैनिक क्या कहता है, जो सुनना अच्छे से। वो कहता है, वचन देता हूं मैं प्यारी, वचन देता हूं मैं प्यारी, मेवाड़ी की शान रखूंगा, जीवन के इस अंतिम पल तक क्षत्राणी का मान रखूंगा। मैं उनको दिखला दूंगा, पाला पड़ा है राजपूतों से, मैं उनको दिखला दूंगा, पाला पड़ा है राजपूतों से। बचना है मुश्किल उनका, बचना है मुश्किल उनका, वीर मेवाड़ी सपूतों से। हमारा उनको भान नहीं है, मेवाड़ी वीरों का ज्ञान नहीं है, हमारा उनको ध्यान नहीं है, मेवाड़ी वीरों का ज्ञान नहीं है, लड़कर हमसे क्या जीतेंगे, शीश कटे तो धड़ लड़ेगा। वो वीर कहता है, प्रहार किया है इन मुगलों ने, प्रहार किया है इन बगलों ने, अब राणा का स्वाभिमान दिखेगा, राणा के गौरव गाथा का बिगुल बजेगा। स्वाधीनता के इस युद्ध में, स्वाधीनता के इस युद्ध में क्या मुगल कोई टिक पाएगा, राणा के भाले के वार पर कोई अकबर क्या टिक पाएगा। माँ को इस धरती माँ को माँ कहते हैं, माँ पर प्राण न्यौछावर है, राणा की इस पावन धरा पर लाखों वीर कुर्बान है। एक लिंग की शपथ है हमको, एक लिंग की शपथ हमको, मेवाड़ी शान बचाएंगे, मेवाड़ी शान बचाएंगे, इन मुगलों से जय मेवाड़ कहलाएंगे। तो दोस्तों, मेवाड़ के सैनिकों की भी बड़ी ही वीरता दिखाई नजर आती है इसके अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि महाराणा कुंभा इस युद्ध में विजय होते हैं और महमूद खिलजी प्रथम जो है इस युद्ध में पराजित हो जाते हैं और यह विजय मालवा विजय के नाम से जाना जाती है। ये विजय किस नाम से जानी जा रही है, मालवा विजय के नाम से। तो दोस्तों, महाराणा कुंभा जब इस युद्ध के अंदर विजय होते हैं तो महाराणा कुंभा इस विजय के उपलक्ष्य के अंदर, इस विजय के उपलक्ष्य में एक भवन का निर्माण करवाते हैं। तो दोस्तों, महाराणा कुंभा इस विजय के उपलक्ष्य में जिस भवन का निर्माण करवाते हैं, कौन सा भवन कहलाता है, देखना अच्छे से। महाराणा कुंभा इस विजय के उपलक्ष्य में, महाराणा कुंभा इस विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं।
विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। किसका निर्माण करवा रहे हैं? विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। तो दोस्तों अगली हेडिंग डाल दीजिए आप, विजय स्तंभ। अपन किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, एक बार विजय स्तंभ को भी जान लेते हैं। विजय स्तंभ एक बहुत ही अच्छी इमारत है, हमारे राजस्थान का प्रतीक है दोस्तों। ये राजस्थान पुलिस का प्रतीक है, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक है। तो इस इमारत के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि आखिर विजय स्तंभ क्या चीज है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया और इसमें क्या विशेषताएं हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखेंगे अपन विजय स्तंभ के सबसे पहले आप देखेंगे उपनाम। विजय स्तंभ को किन किन नामों से जाना जाता है? तो विजय स्तंभ के बहुत सारे उपनाम है दोस्तों। क्या क्या नाम है देखेंगे आप विजय स्तंभ के, क्या क्या है। इसे हम एक तो विजय स्तंभ कहते हैं, विजय स्तंभ कहते हैं, इसी को हम जय स्तंभ कहते हैं, इसी को दोस्तों हम कीर्ति स्तंभ कहते हैं, इसी को हम कीर्ति स्तंभ कहते हैं, इसी को दोस्तों हम विष्णु ध्वज कहते हैं, विष्णु ध्वज कहते हैं, और इसी को दोस्तों हम विक्ट्री टावर भी कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ये सभी नाम दोस्तों विजय स्तंभ के ही हैं, और विजय स्तंभ के ऊपर भी आपके पास में एग्जाम में कई बार सवाल उपस्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये ध्यान रखना है कि विजय स्तंभ को किन किन नामों से पुकारा जाता है। दोस्तों एग्जाम के एक बार क्वेश्चन भी उपस्थित था आपके एग्जाम में कि राजस्थान की वह इमारत जो चित्तौड़ की कीर्ति का बखान करता है, या मेवाड़ की कीर्ति का, या महाराणा कुंभा की कीर्ति का बखान करता है, इस तरीके का एक बार सवाल आया है। तो दोस्तों महाराणा कुंभा की कीर्ति का बखान जो इमारत करती है वो कीर्ति स्तंभ है, विजय स्तंभ है। तो ये भी सवाल आपको ध्यान रखना है, ये सवाल एग्जाम के अंदर पहले पूछा जा चुका है। दोस्तों ये जो विजय स्तंभ है इसका निर्माण किसने करवाया है? तो दोस्तों इसका जो निर्माण करवाया है दोस्तों महाराणा कुंभा ने। निर्माण किसने करवाया दोस्तों? महाराणा कुंभा ने। निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। कुंभा ने जो निर्माण करवाया है, ये निर्माण कब से कब तक चला दोस्तों? तो 1440 से लेकर 1448 ईस्वी तक इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया है। विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन कौन है दोस्तों? तो विजय स्तंभ के जो वास्तुकार है उनका नाम आपको ध्यान रखना है दोस्तों, नाथा पोमा। ठीक है, ये सभी आपको नाम ध्यान रखने हैं जो कि विजय स्तंभ के वास्तुकार है दोस्तों। विजय स्तंभ के वास्तुकारों के अंदर आप जेता और पूंजा का नाम भी याद रख सकते हैं दोस्तों, जेता और पूंजा। ये चारों ही दोस्तों इस विजय स्तंभ के वास्तुकार है। और निर्माण किसने करवाया दोस्तों? इसका महाराणा कुंभा ने करवाया है। दोस्तों ये समर्पित किसको है, ये भी आपके ऊपर एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। किसको समर्पित है? तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। विजय स्तंभ किसको समर्पित है बच्चों? भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, आप साथ के साथ लिखते चलेंगे दोस्तों। इसके ऊपर से कई बार एग्जाम के अंदर सवाल जो है आपको विजय स्तंभ के ऊपर कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ दोस्तों 9 मंजिला है। विजय स्तंभ कितने मंजिल है? 9 मंजिल है। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो विजय स्तंभ की जो ऊंचाई है वो है दोस्तों 122 फीट। विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 122 फीट है। और दोस्तों इसमें 157 जो सीढ़ियां है, इसमें सीढ़ियां कितनी है? 157 सीढ़ियां हैं। तो दोस्तों ये सारी जानकारी हमें किसके बारे में मिलती है? विजय स्तंभ के बारे में मिलती है। विजय स्तंभ का जो जीर्णोद्वार या पुनर्निर्माण, यानी कि विजय स्तंभ का जीर्णोद्वार भी लिख सकते हैं आप। जीर्णोद्वार का मतलब यह है दोस्तों कि इसकी क्या हुआ था कि एक बार इसके ऊपर 1857 की क्रांति के शासक 1857 की क्रांति के शासक कौन है दोस्तों? स्वरूप सिंह जी है।
स्वरूप सिंह जी। तो स्वरूप सिंह जी के समय दोस्तों बिजली गिरने से इस विजय स्तंभ की जो 9वीं मंजिल है वो गिर गई थी। तो 1857 की क्रांति के शासक स्वरूप सिंह जी के द्वारा ही इस विजय स्तंभ की इस 9वीं मंजिल की मरम्मत करवाई गई है। इसलिए दोस्तों आप ये भी कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति के शासक स्वरूप सिंह जी ने ये बिजली गिरने से इसकी 9वीं मंजिल टूट गई थी, जिसका क्या कराया इन्होंने, पुनर्निर्माण इसका करवाया है दोस्तों। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों जो विजय स्तंभ की तीसरी इमारत पर, विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर, विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा गया है। 9 बार क्या लिखा गया है, 9 बार अल्लाह लिखा गया है। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा गया है। अरबी भाषा के अंदर, कौन सी भाषा में दोस्तों, अरबी भाषा के अंदर 9 बार अल्लाह लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, ये जो विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ दोस्तों राजस्थान पुलिस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह भी है दोस्तों। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्या है, लोगो भी है, ये प्रतीक चिन्ह भी है। कौन है दोस्तों, विजय स्तंभ। ठीक है, विजय स्तंभ के बारे में दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कि राजस्थान की प्रथम इमारत है ये, राजस्थान की प्रथम इमारत है ये, राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 को डाक टिकट जारी किया गया। 15 अगस्त 1949 को डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में इस विजय स्तंभ को बनाने में जो लागत लगी है, इस विजय स्तंभ को बनाने में लागत क्या लगी है दोस्तों, तो विजय स्तंभ को बनाने में जो लागत लगी है वह लगी है दोस्तों 90 लाख रुपए। विजय स्तंभ को बनाने में क्या लागत लगी है, 90 लाख रुपए विजय स्तंभ को बनाने के अंदर लागत लगी है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। विष्णु जो विजय स्तंभ है उसकी प्रथम मंजिल को विष्णु ध्वज कहा जाता है। विजय स्तंभ की प्रथम मंजिल को, विजय स्तंभ की जो प्रथम मंजिल है दोस्तों, प्रथम मंजिल को क्या कहा जाता है, प्रथम मंजिल को विष्णु ध्वज कहा जाता है। प्रथम मंजिल को क्या कहा जाता है दोस्तों, विष्णु ध्वज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित है, इसलिए इसे विष्णु ध्वज कहा जाता है। वैसे तो दोस्तों विजय स्तंभ एक ऐसी इमारत है जहाँ पर चारों तरफ देवी देवताओं के चित्र उत्कीर्ण है, भगवान शिव की, माता की, भगवान विष्णु की, सभी की मूर्तियाँ उत्कीर्ण की गई है। इसीलिए दोस्तों इसे देवताओं का पौराणिक स्थल भी कहा गया, इसे अजायब घर भी कहा जाता है, इसे विश्वकोश भी कहा जाता है, इसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। तो ये सारी जानकारी हम और भी लिखेंगे दोस्तों विजय स्तंभ के बारे में, क्योंकि विजय स्तंभ दोस्तों एक ऐसी इमारत है जो कि कुतुब मीनार से भी सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। किसके द्वारा, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। यानी विजय स्तंभ मेवाड़ के अंदर अपने आप में एक स्थान रखता है दोस्तों। तो विजय स्तंभ के बारे में बहुत सारी जानकारी लेना जरूरी है। और महाराणा कुंभा दोस्तों किसके उपासक थे, यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से आपको होनी चाहिए। तो महाराणा कुंभा दोस्तों विष्णु के उपासक थे, इसीलिए दोस्तों उन्होंने ये समर्पित भी किसको किया, भगवान विष्णु को ही समर्पित किया है। तो एक महत्वपूर्ण नोट और लिख लीजिए, महाराणा कुंभा भगवान विष्णु के उपासक है। किसके उपासक है, महाराणा कुंभा भगवान विष्णु
भगवान विष्णु के उपासक है। महाराणा कुंभा किसके उपासक है दोस्तों? तो महाराणा कुंभा भगवान विष्णु के उपासक है। ठीक है दोस्तों, तो हम और भी जानकारियां लिखेंगे कि रोम के तर्जन के समान किसने बताया है, कुतुब मीनार से सर्वश्रेष्ठ विजय स्तंभ को किसने बताया है, और दोस्तों लोक रंग का मंच, लोक जीवन का मंच, रंगमंच किसे कहा गया है, और देवताओं का पौराणिक स्थल विजय स्तंभ को किसने बताया है। तो दोस्तों महाराणा कुंभा के बारे में ये पहली समस्या का निराकरण होता है। चाचा व मेरा और मेहपा पवार अपने पिता की मौत का बदला लेना, उनके हत्यारों से पिता के मौत का बदला लिया है महाराणा कुंभा ने, तो उनकी पहली समस्या का निराकरण हुआ है। अब देखेंगे दोस्तों हम अगली क्लास के अंदर कि किस तरीके से महाराणा कुंभा अपनी दूसरी समस्या का निराकरण करते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।